नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में आजादी का जश्न मन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर देश को संबोधित किया, भाषण दिया। तमाम उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई और ये दिलचस्प बात यह है कि उसमें वो सारी उपलब्धियां किस तरीके से खुद पर ही केंद्रित रहीं, इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलावा बाकी देश के इससे पहले के सारे प्रधानमंत्रियों और जो भी देश के नेता रहे हैं उनकी उपलब्धियों को एक तरीके से अपने भाषणों में खारिज करने की एक बार फिर कोशिश की। इसका मतलब यह है कि कोई नई बात नहीं है, जिस तरह का भाषण पहले रहता है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण जो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया, उन भाषणों में और चुनावी भाषणों में कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है। खैर, लेकिन उन्होंने तमाम बातें कही, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, इसके अलावा और भी कई मुद्दों की बात की। उन मुद्दों की बात भी की जो मुद्दे विपक्ष के रहे हैं लेकिन उन पर सरकार को झुकना पड़ा है, उनकी भी चर्चा की। हालांकि वहां उन्होंने विपक्ष की बात नहीं की, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक जो सबसे चर्चित मुद्दा है और जिस पर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं, अभी भी है या नहीं लेकिन अभी तक तो रहे हैं, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनका जिक्र नहीं हुआ उसमें, और ये कहा जा रहा था, हालांकि इसकी उम्मीद पहले भी नहीं थी क्योंकि उनका नाम तो प्रधानमंत्री से खास तौर पर संसद में जब पूछा गया तब भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और तमाम मुद्दों की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसको लेकर बहुत सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं, विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषणों को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। लगातार 12वीं बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा, इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रधानमंत्री का भाषण रहा और अपनी उपलब्धियों का जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे, वो काफी गंभीर मुद्दे हैं और इस तरह से उम्मीद नहीं की जाती है कि प्रधानमंत्री खुद पर केंद्रित होकर सारी बातें कहे, चूंकि जो फैसला भी होता है वो पूरी कैबिनेट का होता है। लेकिन इसकी हम बात करेंगे। पर देश भर में अलग सभी राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, झंडारोहण हो रहा है और यहां राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी ध्वजारोहण हो रहा है। पूरा देश आज आजादी देश जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहा है। अमलेंदु जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, तो कुछ चीजों का जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो मैं भी बात कर रहा था, ट्रंप का, उसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया है, जो बातें उसमें कही है, कितना उसमें नयापन है। हाँ, कुछ सौगात की भी बात की है और उसकी टाइमिंग भी उन्होंने तय कर दी है। खासतौर पर जीएसटी जो यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी को लेकर बड़ी चर्चा होती है और जिसका नाम राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उसका नाम गब्बर सिंह टैक्स रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही इतना टैक्स का इतना जटिल नियम बनाया गया है कि लोग उससे परेशान रहते हैं और हर चीज पर जीएसटी लगा दिया जाता है। उस पर उन्होंने कुछ रियायत बरतने की बात कही है, लेकिन वो दिवाली के मौके पर। क्यों दिवाली के मौके का चयन किया गया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या आप इस पूरे भाषण में नयापन क्या देखते हैं, कौन सी नई बात है? समीर जी, नया तो प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी नहीं है। वही आरोप प्रत्यारोप की भाषा, वही स्वप्रशंसा, यही उनके भाषण में सब दिखाई पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो दिखाई पड़ी वो ये कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार भारत का अपमान करते रहे हैं, आज फिर उन्होंने भारत का अपमान किया और आज़ादी के 78 वर्ष के दौरान जो उपलब्धियां भारत ने हासिल की हैं उनका प्रधानमंत्री ने घोर अपमान किया। ये प्रधानमंत्री की एक आदत में शुमार है, उससे वो आज भी बाज नहीं आए और भारत का अपमान वो लगातार करते रहे, देश का अपमान लगातार करते रहे। समीर जी, 78 वर्षों में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार अपने हर भाषण में, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, वो भारत का अपमान करते हैं, वो भारत की उपलब्धियों का अपमान करते हैं। वो आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक्चुअली वो बताना चाहते हैं कि भारत जो कुछ भी है वो 2014 के बाद का है। उनके तमाम समर्थक भी इस बात का जिक्र करते हैं और खुद भी कई बार कह चुके हैं। और जब बने थे 2014 में प्रधानमंत्री, तो सीधे उन्होंने कहा कि 1000 साल की गुलामी के बाद आज देश आजाद हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 1000 साल की आप गुलामी मानिए चाहे 10,000 साल की आप गुलामी मानिए, आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि
भारत की सेना ने वो किया जो सैकड़ों दशकों तक नहीं हुआ था। जी। अब भारत की सेना अभी तो एक दशक मतलब 100 साल जो है, एक सैकड़ा जो है, वो तो अभी भारत की आज़ादी को भी नहीं हुआ है। जी। 78 साल हुए हैं, 79वें साल में हम प्रवेश किए, लेकिन नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि भारत की सेना ने वो किया जो सैकड़ों दशकों तक नहीं हुआ। तो अब ये प्रधानमंत्री का अपना ज्ञान है, वो अपने ज्ञान का बार बार परिचय देते हैं, तो अच्छी बात है वो अपने ज्ञान का परिचय देते हैं। लेकिन समीर जी, जो आज सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक है, वो आपत्तिजनक वो है कि उस आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना, जिसने तिरंगे का अपमान किया, जिस आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन का विरोध किया, जिस आरएसएस ने भारत के संविधान का विरोध किया, उसको लगातार अगर कोई भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे अगर लाल किले की प्राचीर से ले, तो ये देश का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता है। हमारे आज़ादी के उन शहीदों का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में लेकर इस देश के शहीदों का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश का अपमान किया समीर जी। और हम इसको बता सकते हैं कि ये जब देश आज़ाद हो रहा था समीर जी 15 अगस्त 1947 को, तो 14 अगस्त 1947 को इनका जो आरएसएस का अंग्रेजी मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिखा गया, और क्या लिखा गया, वो लिखा गया कि वे लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया है। और समीर जी, इसके बाद गुरु गोलवलकर जो इनके कहे जाते हैं, गुरु गोलवलकर जो है, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के मुद्दे पर निर्देश गति करके एक लेख लिखा 1970 में, और उसमें जो लिखा वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, कितना महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से आरएसएस लगातार तिरंगे का अपमान करता रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का अपमान करता रहा है। ये लिखा कि उदाहरण स्वरूप हमारे नेताओं ने हमारे राष्ट्र के लिए एक नया ध्वज निर्धारित किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह पतन की ओर बहने तथा नकलचीपन का एक स्पष्ट प्रमाण है। कौन कह सकता है कि यह एक शुद्ध तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? यह तो केवल एक राजनीति की जोड़तोड़ थी, केवल राजनीतिक काम चलाऊ तात्कालिक उपाय था। यह किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण अथवा राष्ट्रीय इतिहास अथवा परंपरा पर आधारित किसी सत्य से प्रेरित नहीं था। वही ध्वज आज कुछ छोटे से परिवर्तनों के साथ राष्ट्र ध्वज के रूप में अपना लिया गया है। हमारा एक प्राचीन तथा महान राष्ट्र है जिसका गौरवशाली इतिहास है। तब क्या हमारा अपना कोई ध्वज नहीं था? क्या सहस्त्र वर्षों में हमारा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था? निसंदेह वह था। तब हमारे दिमागों में यह शून्यतापूर्ण रिक्तता क्यों है? और समीर जी, ये आरएसएस का ही प्रकाशन है, ज्ञान गंगा प्रकाशन। उसने गुरु गोलवलकर के भाषणों का जो एक संकलन छापा है विचार नवनीत के नाम से 1996 में, उसके पृष्ठ 237 और 238 पे ये गुरु गोलवलकर के विचार हैं जो हेडगेवार के बाद दूसरे सरसंघ चालक थे। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, चूंकि ये बात अक्सर कहा जाता है और कि मूल विचारधारा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया, मुझे लगता है कि पहली बार शायद आरएसएस का नाम लाल किले की प्राचीर से लिया गया होगा, क्योंकि उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पहले लिया या नहीं अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन बीजेपी के भी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया था, पर आज उन्होंने यह जिक्र किया। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि आरएसएस ने उस पूरा संगठन है वो आजादी का विरोध कर रहा था, आजादी के आंदोलन का, और उन लोगों के साथ खड़ा हुआ था जिससे भारत के लोग, यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उससे आजादी लेने की कोशिश कर रहे थे, और वो वहां पर यातनाएं सह रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जेलों में जा रहे थे, लेकिन आरएसएस उन अंग्रेजों के साथ खड़ा हुआ था। और उसका नाम जब आजादी के दिवस पर यानी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से लिया जाए तो यह फिर उस आजादी का भी अपमान है और देश का भी अपमान है, क्योंकि उसकी न तो कोई भूमिका रही, और भूमिका तो छोड़ दीजिए, वो तो उसका विरोध करता रहा, लेकिन ये किया। और इसीलिए ये जो आरोप लगते हैं कि चूंकि सरकार सत्ता में रहने के लिए उसको ये पता है, विरोध संविधान का भी किया गया, तिरंगे का किया गया, लेकिन संविधान का भी जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं और तिरंगे का भी कर रहे हैं। तिरंगा यात्राएं अब निकल रही हैं, उन्हीं लोगों की ओर से निकाली जा रही हैं जो इतने लंबे समय तक, लगभग 7 दशक तक उसका विरोध करते रहे। तो ये जो दोहरा व्यवहार है उसको लेकर विपक्ष लगातार आलोचना करता है, और ये आशंका इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार
उसकी सरकार पर जताई जाती है कि कैसे ये संविधान को बदलने के प्रयास में रहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 2024 में 400 सीटें इसलिए लाने की कोशिश की जा रही है ताकि संविधान को बदला जा सके। पार्टी के नेताओं ने कहा था, सांसदों ने कहा था। तो यह आशंका है। एक बार फिर जब प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही हैं, संविधान की बात की है और उस पर फिर स्वाधीनता आंदोलन को लेकर आरएसएस का जब नाम लिया है, उस पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यही बात कही है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता, कि कैसे दोहरा चरित्र और दोहरा बर्ताव करती है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और खुद प्रधानमंत्री भी। सुनते हैं एक बार अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस भाषण पर क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है। और ये जो बाकी और चीजें जिस तरह से वो आपने जो बताया अभी कि सैकड़ों दशकों तक नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत सीधे तौर पर जो एक लगभग 80 साल की लीगेसी आजादी के बाद की है और उसके पहले की भी स्वतंत्रता आंदोलन की, उसको पूरी तरीके से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो लगातार ऐसा करते रहे। हाँ बिल्कुल, लगातार समीर जी इस तरीके का करते रहे। लेकिन आज एक समीर जी बढ़िया विजुअल जो है वो आपको मैं मिला और उसको मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ जी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जब यात्रा निकल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, 2 अक्टूबर को राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए भाषण दिया था और वो ऐतिहासिक तस्वीर जो थी वो राहुल गांधी की बन गई थी। और उस ऐतिहासिक तस्वीर के बाद आपने देखा कि एकदम से देश की राजनीति में जबरदस्त परिवर्तन आया। समीर जी, बारिश का मौसम कल भी था और आज भी अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन आप इसे इत्तेफाक कहेंगे या प्रकृति का आप कुछ कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर भाषण दे रहे थे तो बारिश रुकी हुई थी, लेकिन जब राहुल गांधी जो थे वो कांग्रेस कार्यालय में थे और मल्लिकार्जुन खड़गे तिरंगा फहरा रहे थे, उस समय बारिश हो रही थी। आज फिर राहुल गांधी का बारिश में जनगण मन के समय भीगते हुए ये विजुअल जो हमारे बराबर में चल रहा है, ये जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, ये वायरल आया है। यानी मौसम भी जो है, आसमान भी जो है, ये इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी का एक इस तरीके का विजुअल आज 15 अगस्त को आना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस विजुअल से चूक गए हैं। ये एक बड़ी, राजीव जी आप कह सकते हैं कि जो कुदरत का कह लीजिए, प्रकृति का कह लीजिए, जो एक होता है वो असर ये देखने को मिला है। जी बिल्कुल, ये विजुअल बहुत ही एक आकर्षक विजुअल है कि बारिश में भीगते हुए, और ये तस्वीर जब वहां पर ध्वजारोहण हुआ उस समय राष्ट्रगान के समय की, और ये तमाम और भी नेता हैं और राहुल गांधी खड़े हुए हैं। हालांकि पीछे शायद अजय माकन दिखाई पड़ रहे हैं और वो रेनकोट पहने हुए हैं, कुछ लोग छाता भी लगाए हैं, लेकिन ये भीगते हुए राष्ट्रगान गा रहे हैं ध्वजारोहण के बाद जो राष्ट्रगान होता है। तो वास्तव में बड़ी पावरफुल और इंपैक्टफुल तस्वीर है ये राहुल गांधी की। खैर ये चीजें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण पर जो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया है, एक बार सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने और कैसे संविधान और इन सारी चीजों का जिक्र, और खास तौर पर उसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे, कैसे विपक्ष के मुद्दों पर उनको स्वीकार करने पर भी प्रधानमंत्री मजबूर हुए हैं और उसको लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया उसमें भी उनका जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं। तो पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। तो मन से विदेशी है, यानी वही बात कह रहे हैं कि नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से आजादी मिले। आरएसएस की विचारधारा थी और आरएसएस इस आजादी के विरोध में लड़ रही थी। जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका विरोध कर रहा था आरएसएस। और वही बात कह रहे हैं अखिलेश यादव और ये आरोप लगा रहे हैं कि मन से ये आज भी विदेशी हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश यादव, और ये वास्तव में मन से विदेशी हैं समीर जी। आप प्रधानमंत्री की घड़ियां देखिए, प्रधानमंत्री की ऐनक देखिए, प्रधानमंत्री के कपड़े देखिए, प्रधानमंत्री की पूरी वेशभूषा देखिए, प्रधानमंत्री जिन गाड़ियों से चलते हैं, जिन जहाज से चलते हैं, देखिए सब कुछ तो विदेशी है। और समीर जी, जो आरएसएस है जिसका आज प्रधानमंत्री ने नाम लिया, उसका गणवेश देख लीजिए। उनकी काली टोपी से लेके और सफेद कमीज और खाकी हाफ पैंट जो था वो बदल गया, हालांकि पैंट हो गई है वो ब्राउन कलर की, तो वो सब, और जूते, ये सब जो है वो विदेशी है। सब हिटलर की उससे लिए गए हैं, जो उसकी हिटलर की पोशाक थी उसकी सेना की, उससे सब लिए गए हैं। तो ये तो पूरी तरीके से विदेशी है। तो इनका स्वदेशी का काम क्या है? तो ये तो पूरी एकदम से विदेशी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि ये नाम से तो हैं स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन काम इनके सारे जो विदेशी वाले हैं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर यही बात है कि चूंकि आरएसएस जो भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो हमेशा संदिग्ध रही है और उस विरोध में रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आरएसएस का जिक्र लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में भी किया है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता है, सीनियर लीडर हुसैन दलवाई, उन्होंने भी टिप्पणी की है और कहा है कि देश को आजादी कांग्रेस के नेतृत्व में मिली। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरएसएस उस स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था। आज वे हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन उस समय वे अंग्रेजों के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। सुन लेते हैं क्या कहा है हुसैन दलवाई ने। महत्वपूर्ण बात कही है और आरएसएस का नाम लेकर प्रधानमंत्री एक बार फिर इस मुद्दे पर फंस गए हैं, जिस मुद्दे पर वो संविधान को लेकर फंसे हुए थे पिछले 2 साल से। अभी तक उससे मुक्ति नहीं मिल पाई है और जो आशंका, बल्कि आज भी राहुल के इस एजेंडे के आगे ध्वस्त होते हुए नजर आए, झुकते हुए नजर आए प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं आरएसएस को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर। दिन है, क्या भावनाएं हैं आपकी? कांग्रेस इसको लेकर लगातार 15 अगस्त को जो पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है उसको लेकर कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस के लिए ये दिन बहुत बड़ा दिन होता है। हमारे लिए ये दिवाली है, ये ईद है। ये देश स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व की वजह से, गांधी जी के, नेहरू जी के, मौलाना आजाद के, पटेल साहब के नेतृत्व की वजह से हुआ। इसके लिए लोगों ने इतना त्याग किया है। कई लोग गोली खा के मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। कई लोग जेल में थे, 9 साल, 11 साल लोग जेल में थे। नेहरू जी के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उन्होंने जो मानना चाहिए कि 9 साल नेहरू जी जेल में रहे। तो ये हमारा बड़ी फख्र की बात है। कांग्रेस की वजह से ये देश आज़ाद हुआ और ये आज़ादी में बड़ी दुख की बात है कि आरएसएस के लोग नहीं थे। आज हिंदुत्ववाद कहते हैं, वो ब्रिटिशों की दलाली उस वक्त करते थे और ये गैर बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने आज आरएसएस की बड़ी तारीफ की, क्योंकि बचपन में वो वही सीखे हुए हैं लोगों में दरार कैसे पैदा करने की, झूठा कैसा बोलने का। इसलिए आज बड़ी झूठी बात उन्होंने कही है कि आरएसएस देशभक्त है और आरएसएस जनता का भला करती है। आरएसएस जनता का भला करती है, जनता में दरार पैदा करने का काम करता है, झगड़ा लगाने का काम करती है। प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं देश को और आरएसएस का जो नाम है वो अपने मुख से लेते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस के जो प्रमुख है वो जो दोहरी नीति है वो अपनाते हुए दिख रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाते। शिक्षा की बात हो या राज्य की सुरक्षा की बात हो, शिक्षा को लेकर भी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि शिक्षा जो है वो देश से धीरे धीरे गायब होती है। शिक्षा जो है वो देश से धीरे धीरे गायब हो रही है। मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दिया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आरएसएस का ही समर्थन करते हैं। आज आरएसएस का वो समर्थन जिस ढंग से कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आरएसएस और उनका झगड़ा चला है। आगे उनको जब उनकी उम्र 75 साल होने के बाद क्या करने का, वो उनके सामने सवाल है। इसलिए वो जानबूझ के अभी आरएसएस की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और उनमें तालमेल है ऐसा लगता नहीं। इमरजेंसी का भी उल्लेख किया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के समय जो है वो एक अलग भारत था। 50 साल जिस तरीके से राज किया गया कांग्रेस की सरकार की ओर से, आज वो भारत नहीं है। भारत अलग हो चुका है, भारत बदल चुका है। अरे भारत बदल गया, इसका मतलब उन्होंने जिस ढंग से भारत बदलना चाहते हैं वही गलत बात है। जनता के खिलाफ का भारत, उनको खाली सरमाएदारों का भारत, अमीर लोगों का भारत बनाना है, ऊपर की जाति को भारत बनाना है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बेकारी बढ़ गई है बड़े पैमाने पे, लोगों को महंगाई बढ़ गई है, लोगों की राहत
जो आरएसएस को लेकर कह रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि वो तो संगठन ऐसा था जो अंग्रेजों की दलाली करता था, ये बात दलवाई साहब कह रहे हैं। बिल्कुल, हुसैन दलवाई यही कह रहे हैं कि अंग्रेजों की दलाली करता था। और समीर जी, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय सावरकर जो थे और हिंदू महासभा ये अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, अंग्रेज की तरफ से लड़ने के लिए। ये तो सब डॉक्यूमेंट की चीजें, सब इतिहास में जाने वाली चीजें हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 52 साल तक आज़ादी के बाद भी तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस ने, और आरएसएस के दफ्तर पर जब लोग तिरंगा फहराने जा रहे थे तो 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। ये है, और वो बाद में 10 साल मुकदमा चलने के बाद वो लोग बरी हुए। और बाद में जो आरएसएस ने तिरंगा झंडा फहराना शुरू किया, जब काफ़ी ज़्यादा इसकी जो थी वो मलानत होने लगी। लेकिन आप देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जाते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर फूल अर्पित करने के लिए, और जब लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं तो आरएसएस में के हाथ होने के जो आरोप लगते रहे महात्मा गांधी की हत्या में, और उसमें उसके जो भूमिका रही उसको लेकर सवाल उठते रहे, उसी आरएसएस को प्रधानमंत्री जाकर याद करते हैं लाल किले की प्राचीर से। तो कल को प्रधानमंत्री गोडसे की भी बात कर सकते हैं, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे प्रधानमंत्री के पद पर, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चूंकि जो परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बन रही हैं, और ये सरकार किसी भी दिन जा सकती है अपने ही कहा जाए कुकर्मों से, आप इसको कह सकते हैं, उससे जा सकती है जिस तरह की चीजें। तो अब ये देखना होगा कि कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो अलग का मसला है। एक चीज और अमलेंदु जी, बहुत एक जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने शुभकामना दी है स्वतंत्रता दिवस की, उस पर उन्होंने एक बड़ा ही आपत्तिजनक पोस्टर लगाया हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। और उसको लेकर पवन खेड़ा ने बहुत एक तल्ख टिप्पणी भी की है, और कुछ कहा है वो देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक जो कह रहे थे अखिलेश यादव कि कैसे दोहरा बर्ताव करते हैं, और आपने जैसे कहा कि सुबह जाकर राजघाट पर गांधी जी को माला फूल चढ़ा के आते हैं, और उसके बाद आरएसएस की यहां पर तारीफ करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी का जश्न मना रहे हैं, आजादी को याद कर रहे हैं, और आजादी का विरोध करने वालों को आप यहां याद कर रहे हैं। तो यह है जो तस्वीर है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उन्होंने तस्वीर जारी की है, और उसमें उनको स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। गांधी जी हैं, और भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, और पीछे है वीर सावरकर। हाँ, सावरकर सबसे ऊपर है। और समीर जी, सावरकर को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के साथ दिखाना जो है ये इस राष्ट्र का अपमान है जी। भगत सिंह के साथ और सुभाष चंद्र बोस के साथ और गांधी जी के साथ सावरकर को दिखाना ये इन शहीदों का अपमान है, और ये अपमान भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने किया है। इसको लेकर पवन खेड़ा जो लिख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पवन खेड़ा ने जो लिखा हुआ है उसको टैग करते हुए पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए। जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो। देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। हाँ बिल्कुल, देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं। लेकिन ये कॉमेडी नहीं है समीर जी, ये बहुत गंभीर चीज है। ये कॉमेडी नहीं है, ये एक तरीके से इस देश का अपमान है साफ तौर पर, कि आप किस तरीके से हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं सावरकर को उनके साथ रखकर। तो ये जो है जबरदस्त तरीके से आज ये राष्ट्र का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरएसएस का लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में नाम लेकर और इस तरीके से विज्ञापन जारी करके ये राष्ट्र का अपमान है समीर जी। बिल्कुल, ये किस तरीके से वहां सावरकर को सबसे ऊपर, गांधी जी से भी ऊपर, और देश के स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम लिख रहे हैं, जबकि सावरकर के बारे में सारे तथ्य मौजूद है इतिहास में कि उनकी क्या भूमिका रही है, किस तरह से अंग्रेजों से उन्होंने अपने एक माफी मांगी है ताकि उनको छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे उनको मुक्त कर दिया जाए, और अंग्रेजों का साथ किस तरीके से उन्होंने दिया। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन उनको गांधी जी से भी ऊपर और नेहरू, पटेल और बाकी सारे नेताओं की कोई भूमिका नहीं रही है उसमें किस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोई भूलवश नहीं है, कॉमेडी नहीं है, ये जानबूझकर और षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें की गई हैं, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। लेकिन गंभीर सवाल उठा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें, जो प्रधानमंत्री का चाहे भाषण हो उसमें आरएसएस का जिक्र करना हो, और या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये पोस्टर कि किस तरीके से आजादी का अपमान किया जा रहा है। एक बार सुनते हैं, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर अपनी टिप्पणी दी है, लेकिन
ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि देश की आजादी के दिन, जब हम देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं, प्रधानमंत्री आजादी का विरोध करने वालों को याद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, प्रधानमंत्री जो है जो आजादी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे और जो आजादी के समय भी कह रहे थे कि ये 3 रंग अशुभ होते हैं, चलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है समीर जी, मैंने पढ़ा है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद उसके ठीक 7 दिन बाद 22 अगस्त 1947 को पंजाब के फगवाड़ा में ही गोलवलकर जो थे वो कह रहे थे कि जो लोग अभी खुश हो रहे हैं ये कल को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि अंग्रेज वापस आ जाए चूंकि देश नहीं संभल रहा है। तो ये सोच रहे थे कि आज़ादी मिल गई है, फिर अंग्रेजों को बुलाएंगे कि आओ आकर देश संभाल लो। और इसीलिए जैसे उस समय संविधान का भी विरोध कर रहे थे, देश की आज़ादी का भी विरोध कर रहे थे और तिरंगे का भी विरोध कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं राजीव शुक्ला को क्या कहा है उन्होंने और प्रधानमंत्री के भाषण पर क्या प्रतिक्रिया दी है। कहीं उन्होंने सेमीकंडक्टर से लेके देश किस तरीके से विकसित करा है, उनके राज्य में 10 साल में क्या क्या चीज़ें रही और खासकर आरएसएस को देश का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। 100 साल से आरएसएस सेवा कर रहा है। देखिए 75 साल से देश विकास की ओर बढ़ रहा है और मैं जितने प्रधानमंत्री हैं सबको श्रेय देना चाहता हूं, लेकिन अभी ये परंपरा चल गई कि पिछले प्रधानमंत्रियों को श्रेय मत दो। हम तो वाजपेयी जी को भी श्रेय पार्लियामेंट में देते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर तब चंडीगढ़ में स्थापित किया था, नेहरू जी के ज़माने से शुरू हुआ था, तो सबने उत्तरोत्तर वृद्धि की। ये तौर तरीका गलत है कि सिर्फ हमने किया बाकी किसी ने नहीं किया। एक तो ये बात, और दूसरे ये कि कांग्रेस पार्टी का योगदान फ्रीडम मूवमेंट में ज़बरदस्त रहा है। बाकी किसी को किसका योगदान रहा क्या नहीं रहा वो दुनिया जानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस की तारीफ करी, उन्होंने किस तरीके से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी की कैबिनेट में थे। तो इस आरएसएस को लेकर ये किस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण में जो उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया है उसकी चर्चा हो रही है और उसको एक तरीके से आजादी के आंदोलन का अपमान कहा जा रहा है, क्योंकि आरएसएस का वो उस दिन याद करना, आरएसएस ने आजादी के आंदोलन का विरोध किया था, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था और यहां तक कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उस आजादी के दोबारा छिन जाने तक की कामना की थी। ये सारी चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आजादी के दिन उनको याद कर रहे हैं और सरकारी मंत्रालय किस तरह से पोस्टर बनाकर आजादी को याद कर रहे हैं कि उसमें गांधी के ऊपर सावरकर को दिखा रहे हैं और आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जिन्होंने कई साल जेल में बिताए, उन सारे लोगों को कैसे भुलाने की कोशिश की जा रही है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देने वालों को गांधी जी से भी ऊपर रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गांधी जी से ऊपर रखा जा रहा है कि वो गांधी से ऊपर दिखाया जा रहा है और ये एक प्रयास किया जा रहा है कि सावरकर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, पेंशन नहीं लेते थे जबकि पेंशन लेते थे, तो ये इसको लेकर चल रहा है। तो अब ये प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। दूसरा समीर जी, जो प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा घिरे हुए नजर आए, जीएसटी का सरलीकरण करेंगे, ये घोषणा लाल किले की प्राचीर से कर रहे थे। जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं और जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री मजबूर हुए हैं कि अब उन्हें कहना पड़ रहा है कि दीपावली पर हम आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे और जीएसटी को बहुत सरल करेंगे। अभी तक तो समीर जी आम उपभोक्ता की और आम नागरिक की खाल उतार ली गई है जीएसटी के नाम पर, यानी आप मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं उस पर भी 18% जीएसटी है और उसके बाद वो मेडिकल कंपनियां आपका क्लेम खारिज कर देती हैं। तो जब आप 18% सरकार वसूल रही है तो अगर मेडिकल कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी वो मेडिकल क्लेम खारिज करती है तब भी सरकार को क्लेम देना चाहिए, क्योंकि 18% तो आप भी ले रहे हैं भाई जी। उस में जो किस्त जा रही है बीमा की उसका 18% तो सरकार भी ले रही है ना, तो बीमा कंपनी अगर क्लेम निरस्त कर देती है तो सरकार को देना चाहिए। तो लेकिन अब यह अभी खाल खींची जा रही है हर चीज पे, टैक्स 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 टैक्स। पी चिदम्बरम के शब्दों में कहें तो ये टैक्स टेररिज्म है, कर आतंकवाद है। तो अब नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले की प्राचीर से घोषणा करने के लिए बाध्य हुए हैं राहुल गांधी के गब्बर सिंह टैक्स को लेकर कि इसको अब वो सरलीकरण करेंगे। समीर जी बिल्कुल, इसीलिए उसको गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया गया था। जो टैक्स टेररिज्म की बात है कि किस तरीके से लोगों को, भोक्ताओं को, व्यापारियों को परेशान कर रखा था
अब उसमें सरलीकरण किया जाएगा। अब यही बातें लगातार हो रही हैं कि किस तरीके से, अच्छा उसके लिए बहुत टाइम भी चुना है अमलेंदु जी की दीपावली के पहले, और मुझे लगता है कि ये शायद बिहार के चुनाव की घोषणा हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन इस पर कुछ जो बयान देना होगा या घोषणा करनी होगी वो चुनाव की घोषणा से पहले ही हो सकती है। हालांकि आजकल तो ये भी ट्रेंड चल रहा है कि दिल्ली में घोषणा कर दी जाएगी, बिहार में भले ही चुनाव हो रहा हो, यहां तक कि यहां चुनावी सभाएं तक हो जाती हैं दूसरे राज्यों में, भले ही किसी राज्य में चुनाव हो रहा हो उस दिन वहां पर वोटिंग हो रही हो। तो ऐसा ही समय चुनकर रखा गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समय चुनकर रखा गया है और इसीलिए उसकी घोषणा जो उस समय की जाएगी ये साफ तौर पे देखा जा सकता है समीर जी। लेकिन ये जो अब जीएसटी पर झुके हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सबकाल, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर अपनी एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या है, कि वो जो कह रहे हैं कि जो उन्होंने भी आरएसएस का जो किया उसको लेकर उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से जो लोग अंग्रेजों के साथ थे और स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ थे वे आज सत्ता में हैं, इसीलिए स्वतंत्रता का सपना जो है अब वो ढलान पर जाता दिख रहा है। ये हर्षवर्धन सबकाल का कहना है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं। जी, सुनते हैं हर्षवर्धन सबकाल का, और किस तरह से आरएसएस का जिक्र करके प्रधानमंत्री कैसे घिरे हुए हैं। और चूंकि आजादी के दिन लाल किले की प्राचीर से आजादी का विरोध करने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं। सुनते हैं हर्षवर्धन सबकाल क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत की आजादी एक बड़ी जंग थी और उस जंग के माध्यम से भारत का भविष्य किस प्रकार से रहेगा यह सुनिश्चित किया था। और भारत की आजादी में सब लोगों ने साथ चलने के कारण जो समाजवादी विचार जो पनपा और जो बढ़ा, उसी को अभिप्रेत भारत का निर्माण होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से जो लोग अंग्रेजों के साथ थे और आजादी के आंदोलन के खिलाफ थे, आज उनकी सत्ता है और ऐसे चलते हुए आजादी का जो सपना था वो सपना कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस देश आजादी के लिए और हमारी प्राचीन जो गरिमा है और हमारी जो लिगेसी है उसको कतई वो नहीं भूलेगा और एक दूसरी आजादी की तरफ भारत बढ़ रहा है। इतना ही आज के स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर कहना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया लाल किले से और उन्होंने कई चीजों का उल्लेख किया अपनी भाषा में। पहली बार उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है देश के लिए और समाज के लिए प्रेरित है। पिछले 11 साल से वो हर बार 15 अगस्त के किले से भाषण दे रहे हैं। उनके पहले ऐसा होता था कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलने वाले थे देश का ध्यान रखता था और वहां केवल सच बोला जाता था। मगर बदकिस्मती से आप पिछले 10 जो उनके वहां के लाल किले की जो स्पीच है उसको आप यदि देखोगे और उसका यदि विश्लेषण करोगे तो झूठ पे झूठ ही उन्होंने वहां से फेंका है। ये भारतीय होने के नागरिक होने के नाते मैं बड़े दुखद अंतःकरण से कहना चाहूंगा। और उनका तो एजेंडा तो साफ है कि भारत के संविधान को हटा के बेंच ऑफ थॉट को वहां लेके आना चाह रहे हैं और अपनी 75 साल होने के बाद जो रिटायरमेंट है उसको बचाना चाहते हैं और दोनों के कारण शायद उन्होंने वहां पर आरएसएस का पहली बार उल्लेख किया होगा। इमरजेंसी का उन्होंने उल्लेख कि भारत का जो डेमोग्राफी वो बदल रहा है, कहीं ना कहीं घुसपैठिए जो है हमारी बहन माताओं पे नजर ला रहे हैं, इसको हमको बचाना है। कहीं ना कहीं लव जिहाद का मुद्दा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखो ये घिनौनी राजनीति करने वाले लोग हैं। आजादी जिस प्रकार से हमारे देश को मिली थी उस पर वहां पर टिप्पणी होना आवश्यक है, मगर ये गैर जरूरी और नफरत फैलाने वाले बात वो करते रहते हैं। रही बात कि पिछले 11 साल से आप क्या कर रहे हो, इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया और देश में एक अशांतता निर्माण करने के दृष्टिकोण से वो हर बार अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ तक एक बार जिक्र वो कर ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने दिहाड़ा पाकिस्तान ने कहा पानी और खून एक साथ बात नहीं होगा, न्यूक्लियर की धमकी हमें ना दे, इस प्रकार का एक बार फिर भाषण में उन्होंने कहा करते हैं। तो अच्छी बात है, मगर वो ट्रम्प का फोन आने के बाद अपनी बात से मुकर न जाए। नरेंद्र फिर से एक बार सिलेंडर नजर होते नहीं नजर आए, बस यही उम्मीद करते हैं। इमरजेंसी का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो भारत का स्वतंत्र है उन्हें 50 से 60 साल तक जो है उसका दम घोटा गया था और अब वो भारत नहीं रहा। अब भारत का जो भारत है वो बदल गया है, अब भारत विकसित हो रहा है। इसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाया है जो रुके हुए कामों पर नजर रखेगी। इसके पहले जो तमाम 11 साल में उन्होंने किए हुए जो बयान है और भाषण है उसको टटोल के देखो, इसलिए उनको ज्यादा गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है। सर एक बार फिर आज लाल किले से लेके रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा था। विकसित भारत योजना जो उन्होंने आज शुरू किया, उन्होंने कहा कि जो युवा है उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। रोजगार की जिक्र किया। ये रोजगार की बहुत बड़ी समस्या और रोजगारी के लिए जो जिम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में
हर साल 2 करोड़ नौकरियां निर्माण करने का उनका जो वादा था, उनकी जो कसम थी, क्या आज 22 लाख वोटर जो है, 22 लाख रोजगार जो है वो पैदा हुए हैं? तो 22 लाख रोजगार तो 22 करोड़ रोजगार तो पैदा नहीं हुए। और आज उनकी जो घोषणा है वो कुछ जमाने पहले उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालने की भी बात की थी, तो ये 15 लाख जैसा ये 15,000 का न हो। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोटिंग का मुद्दा छेड़ा है, वोट चोर को लेकर इनका अभियान तो हर्षवर्धन सबकाल और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत गंभीर आरोप है और इनकी अब जो प्रधानमंत्री बोले हैं उसकी फैक्ट चेक भी जो है वो तमाम शुरू होने जा रही है। लेकिन समीर जी, एक बात तो साफ समझ में आई कि आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था उससे ये साफ समझ में आया कि एक थका हुआ, निराश, भारत का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री, किसी तरीके से अपना जो है खोल बचाता हुआ प्रधानमंत्री, बहुत दीनहीन टाइप का जो है प्रधानमंत्री, वो आज लाल किले की प्राचीर से दिखाई पड़ा। और ये साफ दिखाई पड़ा कि वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो उन आरोपों का असर जो था वो उनकी देह भाषा पर, उनके भाव भंगिमा पर, उनकी भाषा पर वो साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि जनता समझ रही है कि वोट चोरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये असर भी आज प्रधानमंत्री के ऊपर साफ तौर पर दिखाई पड़ा। और ये भी लग रहा था अमलेंदु जी, उसको जो भाषण को सुना गया, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही थी और कंटेंट भी ऐसा था कि लग रहा था उनके पास कहने के लिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, वही बातें दोहराना। हाँ, नई बातें ये रही कि विपक्ष का जो दबाव रहा उसके आगे झुककर जो फैसले लेने पड़े उनको, उनका जिक्र उन्होंने किया। जैसे जीएसटी में उन्होंने जो उसके सरलीकरण की बात कही। और राहुल गांधी लगातार ये मुद्दे उठाते रहे। राहुल गांधी की ओर से उठाए गए कई मुद्दों को उन्होंने उसको अपनाया, चाहे वो जातिगत जनगणना का फैसला हो, जीएसटी के सरलीकरण की अब बात कह रहे हैं, और चाहे वो तमाम दूसरे मुद्दे हों। इसके अलावा और बाकी उनके भाषण में कोई नयापन या फिर ऐसा वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि जैसे लग रहा है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ अब है नहीं। हाँ, बिल्कुल खोखला एकदम समीर जिसको कहते हैं, वो खोखला था भाषण जो था प्रधानमंत्री का एकदम, और वो खोखलापन उनके भाषण में भी दिखाई पड़ रहा था और उनकी देह भाषा में भी दिखाई पड़ रहा था। एक तरीके से देखिए, बड़ा प्रयास तो किया गया कि साहब वो ऑपरेशन सिंदूर का बार बार नाम लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर ने ये किया, ये सब कहा गया, लेकिन समीर जी एक भी बार ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से हुआ उस कारण का जिक्र नहीं किया गया। और पहलगाम में जो 26 हमारे नागरिक शहीद हुए, इसमें एक नेपाली नागरिक थे, उन 25 भारतीय और एक नेपाली परिवार के प्रति प्रधानमंत्री का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। यह बहुत गंभीर बात है जी, बहुत गंभीर बात है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है और जिस पर सबसे ज्यादा घिरे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, वो है आरएसएस का जिक्र करना और कैसे आरएसएस को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन याद किया, महिमा मंडन किया। उस पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री अब साफ तौर पर घिरे नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो तमाम सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, वो जिस तरीके से आजादी के आंदोलन के द्रोहियों का, विद्रोहियों का, विरोधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार घिरी नजर आ रही है। सुन लेते हैं पहले इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो ये दिखा रही है कि प्रधानमंत्री का 12वीं बार लगातार उन्होंने झंडारोहण किया लाल किले की प्राचीर से, और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ मैटर नहीं है, कंटेंट नहीं है, ये साफ दिखाई पड़ रहा था। और ऐसा जो कह रहे हैं अमलेंदु जी की बिल्कुल थके से दिखाई पड़ रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि शायद अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आज भी पिछले 75 सालों में क्या हुआ, 77 सालों में क्या हुआ, उसी का जिक्र कर रहे हैं। आप खुद 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, और जो जिक्र भी कर रहे हैं उसमें दूसरे प्रधानमंत्रियों को पूरी तरह से खारिज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। सुनते हैं इमरान मसूद ने आरएसएस के महिमा मंडन पर क्या कहा है, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आज किया है। सांसद जी, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूरे हो चुके एक संगठन को, आरएसएस की उन्होंने बात की और कह रहे हैं कि गौरवपूर्ण रहा, स्मरणीय अध्याय रहा ये उनका, और व्यक्तिगत निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण का संकल्प लिया उन्होंने। माँ भारती के संकल्प के दृष्टि से सब सेवकों ने अपनी मातृ कल्याण के लिए इनके सारे काम किए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है, इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास रहा है। 52 साल तो इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया,
52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया, जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आजाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आजाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे, तो जंग आजादी में तो आपका योगदान नहीं रहा। और जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिलकर के फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेईमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना कि 52 साल आपने झंडा ही नहीं फहराया, आपने तिरंगे को नहीं माना, आप संविधान को नहीं मानते थे, आप संविधान को विदेशी बताना शुरू कर दिया था। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो इनका तो कोई जवाब नहीं आएगा। आज के बारे में आप कह सकते हो, आज के बारे में आप बात करो तो समझ में आएगा। नहीं, 100 वर्ष का इतिहास बता रहे हैं कि मैं 100 वर्ष के इतिहास का बता रहा हूं ना। 52 साल तो झंडा ही नहीं फहराया, 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। 52 साल झंडा नहीं फहराया। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल से बड़ा देशभक्त तो नहीं कोई दिखाई देता होगा आपको, उन्होंने बैन किया था। और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के समय से ही लगातार चीजें चलती आ रही हैं, लगातार तो कांग्रेस का उस समय शासन रहा, तो अगर इस तरह की चीजें होती तो अगर इस तरह की चीजें होती करा था ना। बता तो रहा हूँ, 52 साल झंडा नहीं भरा, पूछो क्यों नहीं भरा आपने झंडा भाई? 52 साल तो आपको तिरंगे से मतलब ही नहीं था। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम ऐसे देश के साथ में अब कोई आगे की चीजें नहीं करें। अरे भाई, आपने पीछे की क्यों करी? आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते, पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। आप पीओके पे झंडा लहरा के आते, हमारी समझ में आता कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया। आपने करा कुछ नहीं, बिलावजट अपनी 56 इंच की छाती उस ट्रंप को भी दिखा दो, उस ट्रंप को भी दिखा दो जो रोज आपको धमकाता है। 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं, पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन आंख तो दिखाओ, ट्रंप को तो आंख दिखा दो। ट्रंप से किस बात का डर हो रहा है? भारत जो है, कह रहे हैं कि भारत जो है परमाणु की धमकियां नहीं सहेगा। तो आप कोई पहले आदमी हो जो बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल चुके हैं, उससे पहले इंदिरा जी ने करके दिखा दिया था, 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे। आपने तो कुछ नहीं किया ना, आप तो सिर्फ बोलते हो, लोगों के सामने एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हो। अब लोग समझ गए। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप 56 इंच की छाती ट्रंप को दिखा दो, और ट्रंप का जिक्र, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, सेना की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर को रोकना क्यों पड़ा इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और लाल किले की प्राचीर से तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। जब संसद में उन्होंने पूछने पर और यहां तक कि चुनौती देने पर भी नहीं जिक्र किया तो वहां क्या करते, लेकिन घिरे हुए हैं, यह साफ दिखाई पड़ रहा था लाल किले की प्राचीर से दिए उनके भाषण में भी। बिल्कुल समीर जी, बुरी तरीके से घिरे हुए थे, और जो इतना ज्यादा घिरे हुए थे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सिर पर चढ़कर बोल रहे थे। संविधान की बात भी करनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और संविधान को सर्वोच्च बताना पड़ा। संविधान को पलटने की, संविधान को बदलने की बार बार बातें करने वाले लोग अब संविधान को याद करने लगे। ये सबसे बड़ा जो था राहुल गांधी का जो हवा जिसे कहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर चढ़कर बोल रहा था आज, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ा, जो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि संविधान में ये बातें कही गई और संविधान को बचाना है। जी बिल्कुल। एक बार अखिलेश यादव को फिर सुनते हैं क्या कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कैसे दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी। सबसे बड़ा एनजीओ है भाई। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। तो मन से विदेशी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और आरएसएस का जिक्र करके फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बिल्कुल आरएसएस का जिक्र करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं और ये इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि अब पूरे देश भर में उनकी निंदा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज आप आरएसएस को याद कर रहे हैं, कल आप गोडसे को भी याद करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री के मन में था अब तक वो छिपा हुआ निकल आया है, गोडसे भी मन में छिपा होगा तो वो भी बाहर निकल आएगा। ये अब बातें कही जा रही हैं, क्योंकि आरएसएस पे प्रतिबंध तो सरदार पटेल ने लगाया था, इमरान मसूद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और प्रतिबंध ही नहीं लगाया था बल्कि ये कहा था कि आरएसएस जो है वो देश तोड़ने के षड्यंत्र में रचा हुआ है। और उनको सूचना मिली है कि गांधी जी की हत्या पर आरएसएस की शाखाओं में मिठाई बांटी गई, ये सब सरदार पटेल ने कहा। तो ये सरदार पटेल ने ही प्रतिबंध लगाया था और इसीलिए सरदार पटेल को पूछते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी अच्छी खासियत ये आरएसएस वाले के लोगों की कि जो इनके पास डंडा लगाता है ये उसको बहुत याद करते हैं। ये सरदार पटेल को याद करते हैं, ये देखिए संजय गांधी को याद करते हैं, संजय गांधी भी इनकी पिटाई किया करते थे तो संजय गांधी को भी याद करते हैं ये। तो ये हर उसको याद करते हैं जो इनकी पिटाई करता है। इसलिए अब राहुल गांधी को भी याद करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी इनकी ठीक से कायदे से पिटाई कर रहे हैं जनतांत्रिक तरीके से, तो ये राहुल गांधी को भी अब याद कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी जो वो सिर चढ़कर बोल रहे हैं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी के जिस तरह से उनके एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर अमल करते दिख रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले जातिगत जनगणना और अब जीएसटी, और इसके पहले राहुल जो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बातें थी उसको सरकार बनने के बाद लागू किया। बिल्कुल उन सारी बातों को मतलब पहले ही जो घोषणा की थी वो लगता था कि जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाकर उसको लागू कर रहे हैं। जी हाँ। और लेकिन ये एक बात बहुत सही है जो इमरान मसूद ने कही समझी कि इनको मुस्लिम लीग से बहुत प्यार है, मुस्लिम लीग से बहुत प्यार है। तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो थी वो सिंध में और वहाँ सरकार बनाई थी इन्होंने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो मौलाना फजलुल हक का जो मंत्रिमंडल था उसमें उप मुख्यमंत्री थे। तो ये भी है। तो आज प्रधानमंत्री बुरी तरीके से फंस गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आरएसएस का जिक्र करके बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पूरे भाषण में एक करीब 100 मिनट का 1.5 घंटे का उनका लगभग भाषण रहा है, उसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं की। और नई बात जो कही भी, एक आश्वासन दिया है कि जीएसटी का सरलीकरण होने जा रहा है, दिवाली तक वो इसको करेंगे। वो जीएसटी का सरलीकरण राहुल गांधी के दबाव के बाद किया जा रहा है, यह स्पष्ट है, क्योंकि जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ है और उसमें जिस तरह जो खामियां हैं, जिस तरह से वो जटिल है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम टैक्स का बनाया हुआ है, उसके सरलीकरण की मांग लंबे समय से हो रही थी लेकिन नहीं मानी जा रही थी। पर अब ये लग रहा है प्रधानमंत्री को कि शायद अब जरूरी हो गया है। और गब्बर सिंह टैक्स, उसका इस जटिलता के कारण ही उसका नाम रख दिया था राहुल गांधी ने। अब उसको लेकर अब सरलीकरण होगा। टाइमिंग उसकी रखी गई है कि वो दिवाली के टाइम पर। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी टिप्पणी की है और प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री के भाषण पर, और खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया है। और सुन भी लेंगे, उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से उस संगठन का नाम लिया जिस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा क्या है। और बहुत बिल्कुल ये सही बात है कि वहां पर 100 साल आरएसएस के हो रहे हैं, 100 साल स्थापना के हो गए। ये बताया नहीं उन्होंने कि क्यों हो गए स्थापना के, और जब स्थापना हुई उसकी तो उसने किया क्या काम था, और उसको लेकर अब घिरे हुए हैं। तो सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। के लिए बहुत कुछ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान के लिए बलिदान देने वाले पहले व्यक्ति। ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितना दुखद है कि लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री ने उस संगठन का नाम लिया जिसको आजादी के महानायक सरदार पटेल ने बैन किया था। उस संगठन का नाम लिया जिससे प्रेरित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। उस संगठन का नाम लिया जिसने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया था। उस संगठन का नाम लिया जिसने बाबा साहब की तस्वीरें जलाई थी, जिसने बाबा साहब को बड़ा बुरा कहा था। उस संगठन का नाम लिया जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, जो संविधान को अशुभ बताता था और अजीब तरह की बातें करता था। असलियत यह है कि आज प्रधानमंत्री ने आजादी के महानायकों को, स्वतंत्रता संग्राम को कमतर आंका जब वो लाल किले की प्राचीर से आरएसएस
आरएसएस जैसे उस संगठन की बात करते हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, जिनका आजादी के आंदोलन में छोटी उंगली का नाखून नहीं कटा। हमारे महानायकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, अपनी जवानी जेलों में काटी है, फांसी के फंदे पर झूले। किस मुंह से मोदी जी बात करते हैं आरएसएस की? और जिनकी आपने नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए क्या कहा था वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को इतना भला बुरा कहा था, बाबा साहब को कहा था। इस बात का जवाब दे मोदी जी। शर्म नहीं आती लाल किले की प्राचीर से ये बात करते हुए? मुझे लगता है कि 75 साल के मोदी जी शायद इस साल होने वाले हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ, लेकिन उम्र का तकाजा है या याददाश्त में कमी है या ज्ञान में कमी, मुझे नहीं पता। शायद उनको नहीं पता है कि चंडीगढ़ में 1983 में पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स बना था। आप असेंबली करके खुश मत होइए। असलियत यह है कि इस देश की इकोनॉमी का भट्टा आपने बैठाया है, लोगों के, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह आपने लगाया है। जीएसटी पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप इकोनॉमिक चीजों को भी समझती हैं। जीएसटी कह रहे हैं दिवाली पे बहुत कुछ मिलने वाला है लोग। अरे गब्बर सिंह टैक्स है, यही बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे थे। आपने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर तो जीएसटी लगा दिया। इस देश का सबसे गरीब पर्सन 50% जो तबका है वो 64% जीएसटी आप उससे गला उसका मरोड़ कर ले रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है, मोदी जी को बातें समझ में आती है, थोड़ी देर से समझ में आती है। जीएसटी भी उनको समझ में आ गया कि ये काला कानून है, गब्बर सिंह टैक्स है, लेकिन इसमें तो गब्बर सिंह टैक्स है, इसको आप बदलने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आरएसएस को लेकर जो बात कही प्रधानमंत्री ने, उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी कर रही है सुप्रिया श्रीनेत, तो सीधे कह रही हैं कि शर्म नहीं आती है वहां पर उसका जिक्र करते हुए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, शर्म नहीं आती। और ये भी कहा उन्होंने कि जिस संगठन से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की प्रेरणा ली थी और आप उसका जो है जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर जो है बात वो कही है। रोहित पवार है एनसीपी शरद पवार के विधायक महाराष्ट्र में, उन्होंने भी समीर जी अपनी बात कही है और उनकी भी टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है आरएसएस पर लेकर। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, आरएसएस के बारे में जो कहा, उस पर एनसीपी के नेता विधायक रोहित पवार क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। See, today we were expecting something else from Modi Saab. He is the Prime Minister of this country, and what's happening in the international waters, like for example, US was our friend, but now they are speaking against us. Some years back, if you see, we had spoken against China because China was encroaching on our property, that is Indian property. Then we said, let's stop TikTok, we will not use Chinese material, Chinese goods, such kind of things, activities happen. And now the war with Pakistan, in that war if you see, China had supplied fighter jets, they had supplied fighter tanks, they had supplied all the ammunition to Pakistan, and using that they have killed our soldiers. They have, Pakistan has fought against us. Now Modi ji is saying let's go to China. So if you look at it, we were expecting Modi ji telling us why US is not supporting us, why we have to go to China, why China is against us, why Pakistan we know it's against us, why when we fought against Pakistan before BJP government came in power in India, that time all the countries in the world had supported us, but this time only 1 or 2 countries supported us. Why this is happening? So Mr. Modi should have answered all these questions which are in our mind, but now he spoke that will give employment to youth, he spoke about GST. Those things need to be spoken during the budget time, not during this time. This time international issues, Indian issues, such kind of things should have been spoken, which I think he didn't speak about. Dada, you just highlighted in your press conference about how the Buddhist protests are coming. गिर गया। तो ये रोहित पवार कह रहे हैं कि आखिर आप अमेरिका का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों हमको चाइना से व्यापार अपना बढ़ाना पड़ रहा है। चाइना सीधे तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, सेना की उपलब्धि के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि ये जो पीठ थपथपाना है ये बहुत
बहुत घातक किस्म का पीठ थपथपाना भी है। और ये आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पीठ थपथपाना वो तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है। उस पर पूरे देश भर में जो है आपत्ति जताई जा रही है। समीर जी, सीधी सीधी बात जो है ये कही जा सकती है, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लानत मनानत हो रही है। और लाल किले की प्राचीर ने प्रधानमंत्री जो कहा, ये इसको देखकर जो जयराम रमेश हैं कांग्रेस के जो महासचिव हैं, उनका कहना है कि आज प्रधानमंत्री थके हुए लगे और जल्द ही वे रिटायर भी होंगे। ये तल्ख टिप्पणी भी उन्होंने की है। कहा कि लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस और चिंताजनक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास जैसे वही दोहराए गए नारे साल दर साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। मेड इन इंडिया, सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार किया जा चुका है, हर बार धूमधाम से, हर बार बिना परिणाम के। ये वादा दरअसल आज एक बड़े झूठ के साथ किया गया जो पीएम मोदी की पहचान बन चुका है, क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स 1980 के दशक की शुरुआत में ही चंडीगढ़ में स्थापित हो चुका था। वही बात कह रही है कि जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, जो आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठ बोल रहे हैं, वही बात है। और ये आगे लिख रहे हैं जयराम रमेश, किसानों की रक्षा की बात अब खोखली और अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि उन्होंने 3 काले कृषि कानून थोपने की कोशिश की थी। आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी, लागत और 50% लाभ के साथ एमएसपी तय करने या कर्ज माफी का कोई ठोस ऐलान नहीं है। रोजगार सृजन पर भी केवल दिखावटी बातें की गई हैं, ठोस और विश्वसनीय रोडमैप का अभाव है। प्रधानमंत्री ने एकता, समावेशन और लोकतंत्र पर लंबा भाषण दिया, जबकि वे स्वयं चुनाव आयोग जैसी हमारी बुनियादी संवैधानिक संस्थाओं के पतन के जिम्मेदार और योजनाकार रहे हैं। विपक्ष के नेता द्वारा चुनावी प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर उठाए गए बुनियादी सवालों का जवाब उन्होंने अब तक नहीं दिया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए लाखों मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है। राज्यों को सशक्त बनाने के उनके दावे तब खोखले लगते हैं जब केंद्र सरकार संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है और विपक्ष की नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को हाशिए पर धकेलने या उन्हें गिराने में लगा है। जी बिल्कुल, यह काफी लंबा चौड़ा ट्वीट है और लिखा है उन्होंने कि स्वतंत्रता दिवस दूरदर्शिता, स्पष्टवादिता और प्रेरणा का क्षण होना चाहिए, लेकिन आज का संबोधन आत्म प्रशंसा और चुनिंदा कहानियों का नीरस मिश्रण था, जिसमें देश की गहरी आर्थिक तंगी, बेरोजगारी संकट और तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता का कोई ईमानदार जिक्र नहीं था। हाँ, और यह भी लिखा उन्होंने समीर जी आगे कि आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। यह अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह से मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ लेने के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है। आज प्रधानमंत्री थके हुए लगे, जल्द ही वे रिटायर भी होंगे। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर ये जयराम रमेश का कहना है कि आरएसएस का दबाव है और उनको खुश करने के लिए उनको मजबूर होकर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को आरएसएस का जिक्र करना पड़ा और उसका महिमा मंडन करना पड़ा, लेकिन इस महिमा मंडन से बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्योंकि आरएसएस वो संगठन है जिसने देश के स्वाधीनता आंदोलन का पुरजोर विरोध किया था और आजादी मिलने के बाद भी वो इसके आजादी के विफल हो जाने की कामना करता रहा। तो इस मुद्दे पर अब आगे क्या होता है, लगातार इस पर तल्ख प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनीतिक दलों की ओर से, वो हमने आपको सुनवाई, लेकिन अभी और प्रतिक्रियाएं आनी बाकी है कि स्वाधीनता आंदोलन के दिन, स्वाधीनता दिवस के दिन स्वाधीनता आंदोलन का विरोध करने वाले संगठन का कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिमा मंडन कर रहे हैं। तो रहेंगी इन सब पर निगाहें, क्या इस पर आगे राजनीति किस तरह से बदलती है, इस पर किस तरह से प्रधानमंत्री आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं, वो मामला कहां तक आगे बढ़ता है। लेकिन आरएसएस का जिक्र करके प्रधानमंत्री बुरी तरीके से घिर गए हैं, ये बात स्पष्ट है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।